हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। हमने क्लास 9 सीबीएसई का प्लेलिस्ट का सीरीज स्टार्ट किया हुआ था, जिसके अंदर हम सेल एंड टिश्यू ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो चल रहा था वो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज चल रहा था। तो ये थर्ड चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है। बायोलॉजी में ज्यादा सिलेबस नहीं है, यही 3 चैप्टर्स हैं जिसमें से हमने 2 कर लिए हैं और थर्ड चैप्टर चल रहा है। इसके आज मैं थर्ड पार्ट को लेके आई हूँ, जिसके अंदर हमने इरिगेशन के बारे में पढ़ना है, प्लस हम क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे। क्रॉप्स हमें कैसे ग्रो करनी चाहिए, किस पैटर्न में ग्रो करनी चाहिए ताकि वो मैक्सिमम यील्ड दें और फार्मर्स को लॉस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज पार्ट 3। सबसे पहले आता है इरिगेशन। अगर हम इरिगेशन की बात करते हैं तो इरिगेशन इज व्हाट? क्रॉप फील्ड्स को पानी सप्लाई करना, वाटर सप्लाई करना। अब क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स जो है वाटर के ऊपर, सॉइल के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहती हैं। सबसे पहला तो ये वाटर की हेल्प से क्रॉप्स जो हैं दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं, दैट इज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। साथ ही साथ क्रॉप्स को जब वाटर मिलता है तो वाटर सॉइल के अंदर जितने भी और न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं उसके एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करा देता है, सीड के जर्मिनेशन में हेल्प करता है। तो ये कुछ रीजंस हैं वाटर की क्या जरूरत है क्रॉप्स को। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज फोटोसिंथेसिस। क्रॉप्स को, प्लांट्स को, ट्रीज को वाटर एक असेंशियल आपका कह सकते हैं कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इरिगेशन के अलग अलग तरीके हैं जो कि डिपेंड करेंगे फील्ड के ऊपर, फील्ड की साइज के ऊपर, कंट्री के ऊपर, वेदर के ऊपर, वाटर की अवेलेबिलिटी, किस फार्मर को, किस क्रॉप फील्ड को कैसा कितना वाटर अवेलेबल हो रहा है, रेनफॉल के ऊपर। उस तरीके से सबने अलग अलग मेथड्स को अडॉप्ट किया हुआ है इरिगेशन को लेके। तो स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग क्रॉप वाटर टू क्रॉप प्लांट्स बाय मींस ऑफ कैनाल, वेल्स, रिजर्वॉयर, ट्यूब वेल्स इज नोन एज इरिगेशन। तो इरिगेशन वो तरीका है क्रॉप प्लांट्स को पानी देने का अलग अलग मेथड्स के जरिए। In our country, there are 12 major river basins and 8 composite river basins. Groundwater also contributes significantly to our total water resources. This is replenished by rainfall. तो जितना भी ग्राउंड वाटर अवेलेबल है क्रॉप्स को, ग्राउंड वाटर को रेप्लेनिश करने का, फिल करने का एक ही तरीका है, दैट इज आर रेनफॉल. Only 55% of our cropped area is either partially irrigated and is under assured irrigation. तो सिर्फ 55% क्रॉप्ड एरिया जो है वो हमारा पार्शली इरिगेटेड है, या उसको पता है कि हाँ इतना इरिगेशन अश्योर उसको मिलेगा. द रिमेनिंग 45% इज अनइरिगेटेड एंड इज डिपेंडेंट ऑन रेन. तो जो 55 है वो श्योरिटी के साथ है कि हाँ पानी मिल जाएगा, लेकिन जो रिमेनिंग 45% है वो सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल पे डिपेंड करता है. 45% डिपेंड्स अपॉन द रेनफॉल, तभी उसको रेन फेड एग्रीकल्चर कहा जाता है, बिकॉज वो कंप्लीटली डिपेंड करता है रेनफॉल के ऊपर. बरसात आएगी तो उस क्रॉप फील्ड को पानी मिलेगा. आगे बढ़ते हैं. The success of rain-fed agriculture depends upon timely and sufficient rain during most of the growing season. जिस टाइम पे वहां क्रॉप्स ग्रो कर रही हैं तो रेन फेड एग्रीकल्चर का सक्सेस डिपेंड उसी के ऊपर करता है कि रेनफॉल कितनी आ रही है और टाइमली आ रही है या नहीं आ रही है जिस सीजन में वहां क्रॉप्स लगाई हैं. नेक्स्ट, स्कार्सिटी एंड इररेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन कैन कॉज ड्रॉट, जिसको हम सूखा बोलते हैं. बरसात नहीं पड़ती है तो जो किसान लोग हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनको कुछ जो हमने पढ़ा पीछे 45% कंप्लीटली डिपेंड करता है बरसात के ऊपर. ड्रॉट प्रोन एरियाज हैव जनरली हैव लाइट सॉइल विच इज अनेबल टू रिटेन वाटर फॉर लॉन्ग. तो जहां जहां पे सूखा ज्यादा पड़ता है उन जगहों पे सॉइल में आपका कह सकते हैं सैंड ज्यादा होती है. इस चक्कर से वहां सूखा जल्दी भी पड़ता है और वो सैंड काफी लंबे टाइम तक पानी को रोक के नहीं रख सकती है. आगे बढ़ते हैं. इरिगेशन के एडवांटेजेस. सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताया, पानी जो है वो 2 असेंशियल एलिमेंट्स प्रोवाइड करता है, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये दोनों जरूरी है ग्रोथ के लिए और प्लांट के डेवलपमेंट के लिए.
नेक्स्ट, इरिगेशन जो है वो सफिशिएंट मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा जर्मिनेशन के लिए। थर्ड, जरूरी है वो ग्रोथ एंड इलोंगेशन ऑफ रूट्स। तो तीन इंपॉर्टेंट आ गए यहाँ पे रीजंस, कौन कौन से? एक तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, नेक्स्ट इज जर्मिनेशन एंड थर्ड इज इलोंगेशन ग्रोथ। तो ये भी तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इरिगेशन के लिए जो हमको चाहिए। आगे चलते हैं। इरिगेशन इज नेसेसरी टू इंक्रीज एरियल ब्रांचेस इन क्रॉप प्लांट्स। जरूरी है पानी आना, तभी ऊपर की ब्रांचेस ज्यादा ग्रो कर पाएंगी। नेक्स्ट, वाटर का एब्जॉर्प्शन इजी कर देता है इरिगेशन। सॉइल से पानी होगा तो उसी को सॉल्वेंट यूज करके एब्जॉर्प्शन होगा किसका? अदर मिनरल्स का, जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट है। विद इरिगेशन कल्टीवेशन कैन बी डन ईयर राउंड एंड नॉट जस्ट ड्यूरिंग रेनी सीजन। अब हमने पढ़ा 45% रेनफेड है, वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ बरसात के ऊपर, लेकिन जो 55% है वहां पे इरिगेशन जो है पूरे साल हेल्प कर सकता है क्रॉप को ग्रो कराने में। तो उस कंडीशन में फार्मर को डिपेंड नहीं करना रेनफॉल के ऊपर, पूरे साल वो अपनी मर्जी से क्रॉप्स को ग्रो कर सकता है, तो ये उसके लिए फायदेमंद है। इन डेजर्ट एरियाज कांस्टेंट फ्लो ऑफ इरिगेशन वाटर थ्रू द सॉइल हेल्प्स टू रिड्यूस सैलिनिटी। तो जितना भी आपका डेजर्ट वाला एरिया है, लंबा टाइम तक अगर पानी वहां रहता है तो क्रॉप्स में, सॉइल में सैंड जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो ये हमारे थे एडवांटेजेस किसके? इरिगेशन के। आगे चलते हैं। इरिगेशन के सिस्टम्स क्या क्या अडॉप्ट करे हुए हैं इंडियन फार्मर्स ने, प्लस वर्ल्ड वाइड कैसे कैसे इरिगेशन की मेथोडोलॉजीज है, कैसे कैसे पानी क्रॉप्स को दिया जाता है, वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आया कैनाल सिस्टम। कैनाल हमको पता है क्या है? एक रिवर का स्ट्रेच जिसको हम कैनाल बोल देते हैं। तो इन कैनाल सिस्टम ह्यूमन मेड कैनाल्स रिसीव वाटर फ्रॉम वन और टू रिजर्वॉयर और फ्रॉम रिवर्स। मेन रिवर्स में से छोटी छोटी हम कैनाल्स ड्रॉ कर लेते हैं, मैन मेड है ये, दीज आर ह्यूमन मेड। अब रिवर में से भी हो सकती है या किसी रिजर्वॉयर में से भी हो सकती है, जो क्या करेंगी, छोटी कैनाल्स आ जाएंगी हमारी मेन क्रॉप फील्ड तक। दिस इज यूजुअली एन इलैबोरेट एंड एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम। मेन कैनाल इज डिस्ट्रीब्यूटेड into branch canals and branch canal is further have distributaries और field channels। तो अगर एक मेन कैनाल आ रही है उसमें से हम फर्दर ब्रांचेस को डिवाइड कर देंगे और ऐसे करते करते हम पूरी फील्ड में पानी को कैनाल सिस्टम के थ्रू पहुंचा सकते हैं। अंडर द कैनाल इरिगेटेड एरियाज रोटेशन सिस्टम इज फॉलोड। दिस रोटेशन सिस्टम इज नोन एज water bandhi or intermittent water delivery method. This provide adequate irrigation to all the fields whenever water supply is short। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, जहां तक पानी चाहिए वहां तक हम दे के आगे का रोक सकते हैं और रेगुलर सीक्वेंस में हम पूरी फील्ड में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं बाय कैनाल सिस्टम। नेक्स्ट बढ़ते हैं। टैंक आ गए। टैंक नाम जैसे बता रहा है, छोटा सा स्टोरेज है या छोटा सा रिजर्वॉयर है, उससे हम वाटर लेके हम अपनी फील्ड्स को इरिगेट कर सकते हैं। These are small storage reservoir which catch and store the runoff of smaller catchment areas. Small dams are built below the higher elevation of the catchment area. In the tank, outflows are controlled according to the availability of water. Otherwise, it causes uneven distribution of water. Catchment area is what? बरसात आई या कहीं से पानी आया, उसको हमने स्टोर करके रख लिया, अब वो रिजर्वॉयर भी बन गया, वो आपका टैंक भी बन गया। जब चाहे वहां से हम अपने अकॉर्डिंगली वाटर को रिलीज करा सकते हैं और अपनी फील्ड तक पानी को लेके जा सकते हैं। तो ये मेथड है हमारा टैंक सिस्टम। एक हमने पढ़ा कैनाल सिस्टम, सेकंड हमने पढ़ा टैंक वाला सिस्टम। थर्ड आ जाते हैं वेल्स। वेल्स आपको पता है गांव में बहुत कॉमन सा तरीका है कुआं खोदना, या तो कुआं हो गया या ट्यूबवेल हो गया। दो तरीके के वेल्स जो है कॉमनली हम लोग गांव में यूज करते हैं। सबसे पहले वेल्स आर कंस्ट्रक्टेड वेयर एवर एक्सप्लॉइटेबल ग्राउंड वाटर इज प्रेजेंट, मतलब ग्राउंड से पानी हम यूज कर सके
उसी जगह पे वेल बनता है, उसी लेवल तक खुदाई होती है जहां पे ग्राउंड वाटर इजीली अवेलेबल होता है। डग वेल, वही खोदा हुआ वेल। इन द डग वेल वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम वाटर बियरिंग स्ट्रेटा। स्ट्रेटा इज लेयर, तो डेप्थ में ग्राउंड में जिस लेयर तक पानी अवेलेबल है उस लेवल तक खुदाई होगी और वहां से पानी लिया जा सकता है। These dug wells have their base below the groundwater table. The water from the shallow strata slowly accumulates in the pit और वहां से पानी को हम मैकेनिकल मीन्स या बुलॉक ऑपरेटेड डिवाइसेस की हेल्प से इकट्ठा कर सकते हैं। तो वेल कंस्ट्रक्ट होगा कहां तक, जहां तक पानी अवेलेबल है उससे थोड़ा ऊपर तक, ताकि उस जगह तक पानी इजीली एक्यूमुलेट हो जाए और वहां से फिर हम मैनुअली भी या बुलक की हेल्प से हम वो पानी को ऊपर तक ला सकते हैं। तो बेसिकली जो गांव में कुएं होते हैं वो यही डग वेल्स होते हैं। आगे चलते हैं। ट्यूबवेल कॉमनली आपने देखा होगा, मोटर लगी होती है, मोटर की हेल्प से ट्यूबवेल से पानी लिया जा सकता है। तो ट्यूबवेल कैन टैप वाटर फ्रॉम डीपर स्ट्रेटा। फ्रॉम दीज वेल्स वाटर इज लिफ्टेड बाय डीजल और इलेक्ट्रिसिटी रन पंप्स। डीप बोर ट्यूबवेल कैन सप्लाई वाटर कंटिन्यूअसली फॉर मेनी ईयर्स। तो जितना डेप्थ में जाएंगे तो वहां हम लोग मोटर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, पानी को निकाल सकते हैं। तो सालों साल तक ये पानी का सिस्टम चल सकता है, इसको बोरिंग वेल भी कहा जाता है। तो 3 बहुत बेसिक से हमने तरीके पढ़ लिए, कैनाल सिस्टम पढ़ लिया, टैंक पढ़ लिए, वेल्स पढ़ लिए। 4th मेथड पे आते हैं, रिवर लिफ्ट सिस्टम। ये क्या है? The river lift system is more useful in those areas where canal flow is insufficient or irregular due to inadequate water release. अब अगर मेन रिवर से पानी प्रॉपरली नहीं आ रहा है तो वहां पे हम रिवर लिफ्ट सिस्टम को यूज करते हैं। वाटर इज डायरेक्टली ड्रॉन फॉर रिवर फ्रॉम द रिवर फॉर सप्लीमेंट्री इरिगेशन। तो हम इसमें क्या करेंगे, जहां पे मेन रिवर से हम प्रॉपर सप्लाई नहीं ले सकते हैं तो थोड़ा बहुत पानी वहां से लेके अपनी फील्ड को हम यहाँ से इरिगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया रिवर वैली सिस्टम। तो रिवर वैली सिस्टम क्या है? ये मेनली हमारा साउथ में यूज होता है, कर्नाटका एंड केरला में, विच लाई अलोंग द वेस्टर्न घाट्स, जो बिल्कुल आपके कोस्ट एरियाज में लाई करते हैं, वहां पे हम इसको यूज करते हैं। यूज्ड वाटर दैट इज डिस्चार्ज इनटू द स्टीप एंड नैरो रिवराइन वैलीज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो ये वो रिवर यूज करेंगे जो बरसातों में छोटी छोटी नदियां निकल आती हैं और वो मेन रिवर में एड ऑन हो जाती हैं, तो वहां से हम पानी को यूज करके इन एरियाज में इरिगेशन कर सकते हैं। लास्ट आ गया ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम। ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम मेनली हमारा आपका इंग्लिश कंट्रीज में यूज होता है, लेकिन आजकल घरों में भी लोगों ने गार्डन में ये सिस्टम लगा रखा है जो स्प्रिंकलर घूमता है और पूरे गार्डन में वाटर सप्लाई करता है। तो इस मेथड में क्या है, ओवरहेड पाइप्स फॉर स्प्रेइंग वाटर एंड स्प्रिंकलर सिस्टम सेव अ लॉट ऑफ वाटर एंड आर मोर नेचुरल। they however require a pumping system. These are very common in USA, Britain, Europe and parts of India. तो मेनली हमारी जो बाहर की कंट्रीज हैं, फॉरेन कंट्रीज हैं, वो इस मेथड को यूज करती हैं ड्रिप एंड स्प्रिंकलर को। स्प्रिंकलर रिवॉल्व करता रहता है और पानी को सब जगह पहुंचाता रहता है, इससे वाटर की वेस्टेज सबसे मिनिमम होती है। तो अभी तक हमने 6 मेथड्स पढ़ लिए किस किस तरीके से हम अपनी फील्ड को इरिगेट कर सकते हैं। उसमें हमारे कैनाल्स आ गए, हमारे टैंक्स आ गए, हमारी रिवर्स आ गई, रिवर लिफ्ट सिस्टम आ गया, हमारे रिवर वैली सिस्टम आ गया और ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम आ गया। तो इरिगेशन हमने पढ़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है अगर हमने फील्ड क्रॉप को सस्टेन रखना है और अगर हमने क्रॉप्स चलानी है। बहुत सारी कंट्रीज, उन कंट्रीज में बहुत सारे स्टेट्स बेसिकली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं, वहां की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे बहुत डिपेंड करती है और इरिगेशन जो है वो एग्रीकल्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके बिना एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। और हमें ये भी पता है कि प्लांट्स को वाटर चाहिए फॉर इट्स सर्वाइवल। हर चीज के लिए सीड की जर्मिनेशन से लेके फोटोसिंथेसिस तक
पानी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है प्लांट्स की लाइफ में वो हमें पता है, इसीलिए इरिगेशन के अलग अलग मेथड्स अडॉप्ट करे गए हैं अलग अलग एरियाज में, डिपेंडिंग अपॉन वहां वाटर कितना अवेलेबल है। इसमें से आपका एक शॉर्ट आंसर टाइप और एक लॉन्ग आंसर टाइप बड़े आराम से बन सकता है, जिसमें इरिगेशन की डेफिनेशन, उसके एडवांटेजेस प्लस उसके अलग अलग मेथड्स को पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। वाटर ऑगमेंटेशन। वाटर ऑगमेंटेशन इज व्हाट, कि हमने वाटर को सेव कैसे करना है, या जो वाटर हमारा आपका रेन के थ्रू आ रहा है उसको हम कैसे सेव करके लेटर ऑन यूज कर सकते हैं। आजकल ये हम लोग अपने जिस सिटीज में रह रहे हैं वहां पे हमने देखा है कि जितना भी छत पे पानी पड़ता है उस पानी को एक पाइप के थ्रू ग्राउंड में अंदर डेप्थ में एक टैंक या एक वेल बना होता है, वहां पे उसको इकट्ठा कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है, ताकि वो धीरे धीरे ग्राउंड वाटर को आपका रिफिल कर सके। बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ रही है, वाटर का यूसेज बढ़ रहा है, धीरे धीरे ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे आ रहा है। अब ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश करने का या रिफिल करने का तरीका एक ही है, दैट इज रेनफॉल। तो उस रेनफॉल को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उस वाटर को हम कैसे सेव कर सकते हैं, उसके ये मेथड्स हैं। सबसे पहले वाटर अवेलेबिलिटी फॉर इरिगेशन कैन बी अश्योर्ड, उसको हम फिक्स कर सकते हैं बाय ऑगमेंटिंग ग्राउंड वाटर। इट इज कैरिड आउट बाय फॉलोइंग टू मेथड्स। सबसे पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर इज नॉट अलाउड टू गो वेस्ट, it is collected and used for recharging groundwater by sinking deep drain pipes. It can also be poured into wells or used to recharge groundwater by digging up wells. तो जितना भी पानी है उसको हम इकट्ठा कर ले और उसको ग्राउंड में सीप होने दे, टाइम दे उसको, ताकि वो अंदर पर्क्यूलेट हो सके और वाटर टेबल को या ग्राउंड वाटर को वो रिफिल कर दे। वाटरशेड मैनेजमेंट, ये भी वही है, छोटे छोटे डैम्स हम बना देते हैं जहां पानी पड़ रहा है, उस डैम को बना के हमने छोड़ दिया, हमने वो डैम की तरफ आसपास बाउंड्री बना दी, उसके अंदर पानी इकट्ठा होने दिया बरसात वाला और उसको छोड़ दिया ताकि वो नीचे सॉइल के अंदर पर्क्यूलेट हो जाए। स्मॉल चेक डैम्स आर बिल्ट अप इन वाटरशेड एरियाज टू इंक्रीज पर्क्यूलेशन ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ रेन वाटर एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो ये दो तरीके हैं जिससे हम बरसात वाले पानी को यूटिलाइज कर सकते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग और रेन शेड मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा क्रॉपिंग पैटर्न, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब क्रॉपिंग पैटर्न इज व्हाट, क्रॉप्स हमने जब ग्रो करानी है, अगर हम सेम क्रॉप को अगेन एंड अगेन ग्रो कराते रहेंगे तो उसका काफी ज्यादा नुकसान होगा। उसका नुकसान ये है, एक तो सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी, प्लस अगर पूरी क्रॉप में से एक पार्ट को भी कुछ इन्फेक्शन हो गया तो वो सारी की सारी खेती खराब कर देगी, तो अल्टीमेटली फार्मर का लॉस है। तो इसीलिए थोड़ा सा इसमें चेंजेस करे गए हैं, क्रॉपिंग पैटर्न को अडॉप्ट किया गया है जिससे एक फील्ड पे आप एक से ज्यादा क्रॉप्स ग्रो कर सकते हो, प्लस साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, एक चीज, अगर एक क्रॉप को नुकसान होगा तो एटलीस्ट दूसरी क्रॉप आपकी बच जाएगी। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं हमारे क्रॉपिंग पैटर्न्स के। सबसे पहले आ जाओ, दीज आर मॉडल ऑफ रेजिंग क्रॉप्स विच हेल्प इन ऑब्टेनिंग मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड, रिड्यूस रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर, डिजीज एंड इन्फेस्टेशन। एक ही लैंड के एरिया पे ज्यादा क्रॉप्स ग्रो करना, उस एरिया से मैक्सिमम हम कैसे निकाल सकते हैं वो, डिजीज से बचना, इन सब क्रॉप रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर, इन चीजों से बचने के लिए क्रॉपिंग पैटर्न के मेथड को अडॉप्ट किया गया है। 3 तरीके हैं जिससे हम क्रॉपिंग पैटर्न्स को यूज कर सकते हैं। सबसे पहला मिक्स्ड क्रॉपिंग, सेकेंड इंटरक्रॉपिंग एंड थर्ड इज क्रॉप रोटेशन। ये 3 तरीके से हम अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। देख लेते हैं आगे। मिक्स्ड क्रॉपिंग, जैसे कि नाम बता रहा है, एक ही फील्ड के ऊपर अलग अलग वेराइटीज को ग्रो करना इज योर मिक्स्ड क्रॉपिंग। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 or more crops simultaneously in the same piece of land.
It is an age-old practice in our country. Indian farmer used to mix the seeds of two different crops and sow them in the field. तो दो अलग अलग चीजों के सीड्स को मिक्स कर दिया और फील्ड में उसको सो कर दिया, जिससे क्या होगा, दो अलग अलग वेराइटी हमारी प्रोड्यूस हो सकती है. ऑब्जेक्टिव, एक ही ऑब्जेक्टिव है, टू मिनिमाइज द रिस्क एंड टू इंश्योर अगेंस्ट क्रॉप फेलियर ड्यू टू एबनॉर्मल वेदर कंडीशन. पहले वेदर फॉरकास्टिंग इतना ज्यादा परफेक्ट एक्यूरेट नहीं होता था, तो उस कंडीशन में क्या था, अगर खेती पूरी फसल लगी हुई है तो वो कटने से पहले ही कभी मौसम अगर खराब हुआ तो वो खराब हो गई. लेकिन अब तो वेदर फोरकास्टिंग भी काफी हद तक इंप्रूवमेंट आ गया है, प्लस उस टाइम पे चीजें इतनी नहीं थी, तो फार्मर्स ने अपने आप को सेफ साइड पे करने के लिए दो डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स को मिला के ग्रो करना शुरू किया था. ऑब्जेक्टिव उनका भी एक ही था, क्या, अगर क्रॉप में फेलियर आ जाए ताकि दूसरी क्रॉप उनके सर्वाइवल में उनको हेल्प कर सके. आगे चलते हैं. Crop combination used in mixed cropping are maize and urad bean, crop and cotton and moong bean, groundnut, sunflower, sorghum, pigeon pea, wheat and chickpea, barley, chickpea, wheat and mustard. तो दो टाइप की कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं, ले रखे हैं अलग अलग क्रॉप्स के, जिनको हम मिक्स्ड क्रॉपिंग में यूज करते हैं. आगे चलते हैं. क्राइटेरिया. अब क्राइटेरिया क्या होना चाहिए दो क्रॉप्स को सेलेक्ट करने का, तो अब हमें क्या करना है, हमें पहले तो ग्रो करना है. सेकंड, न्यूट्रिएंट्स. अगर एक क्रॉप जो है पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट ले रही है तो दूसरी वो ना ले, कोई और न्यूट्रिएंट ले, तो उससे क्या होगा, दोनों को बेनिफिट मिलेगा. रूट्स एक की ऊपर हो तो एक की नीचे हो, दोनों के कट करने का टाइम डिफरेंट हो, तो कुछ अलग अलग क्राइटेरिया है जिसपे ये मिक्स्ड क्रॉपिंग डिपेंड करता है. इसको देख लेते हैं. डिफरेंट क्रॉप्स टू बी ग्रोन टुगेदर आर सेलेक्टेड सो दैट products and waste material from one stimulate the growth of other crop. अगर एक क्रॉप को जो चाहिए या जो उसका जो वेस्ट है वो दूसरा क्रॉप यूटिलाइज कर सके, ऐसे हमको क्या करना है, ऐसे कॉम्बिनेशंस हमने बनाए हुए हैं. एग्जाम्पल, if a cereal crop such as wheat is grown along with leguminous crop like gram, then the uptake of nitrogen from air by the cereal is compensated by the nitrogen fixing legume. अब wheat हमने लगाई leguminous crop के साथ. leguminous crop का एक बेनिफिट क्या है, उसकी रूट नोड्यूल्स में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और वो बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करता है. अब वो नाइट्रोजन ले रहा है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से लेके उसको सॉइल में कन्वर्ट करके स्टोर कर रहा है, वीट उसको यूटिलाइज कर रही है. तो ये क्या हो रहा है, दोनों कॉम्पनसेट करके चल रहे हैं, एक चीजों को यूटिलाइज कर रहा है, दूसरा उससे हेल्प ले रहा है. सेकेंड क्राइटेरिया क्या है, केयर इज टेकन टू सेलेक्ट क्रॉप्स दैट डू नॉट कंपीट विद ईच अदर. आपस में कंपटीशन नहीं होना चाहिए, एक को पानी कम चाहिए, एक को पानी ज्यादा चाहिए, एक को न्यूट्रिएंट्स कम चाहिए, एक को ज्यादा चाहिए, एक को लाइट कम चाहिए, एक को ज्यादा चाहिए. इन बातों का ध्यान रख के कॉम्बिनेशंस बनाए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल, वन क्रॉप इज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, अदर इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन. दस, अगर एक फेल भी हो जाती है मॉइस्चर की शॉर्टेज से या न्यूट्रिएंट्स की शॉर्टेज से, दूसरी जो है वो फेलियर के रिस्क को कवर अप कर जाए. वन क्रॉप इज टॉल ग्रोइंग, अदर इज शॉर्ट ग्रोइंग. दस, component crop used in mixed cropping must have different canopy, different structure होना चाहिए उसका. एक छोटी है तो एक लंबी हो, कट करने में भी हेल्पफुल हो, एक को न्यूट्रिएंट ज्यादा चाहिए, एक को कम चाहिए. तो ये क्या है, ये बैलेंसिंग और ये एडजस्टमेंट्स हमको दो अलग अलग कॉम्बिनेशन में देखना है. आगे चलते हैं. वन क्रॉप इज डीप रूटेड, एक की रूट्स ज्यादा नीचे हो, एक की कम हो. One needs comparatively lesser water and nutrients, दूसरे को ज्यादा चाहिए. अगर ये 4-5 चीजों को पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमने क्रॉप्स का सिलेक्शन किया है तो फेलियर भी हमारा नुकसान नहीं कर सकता. एक क्रॉप भी अगर खराब होगी दूसरी उसको कवर अप कर जाएगी. इसके एडवांटेजेस, वही आ गया पहला पॉइंट, रिस्क ऑफ टोटल क्रॉप फेलियर इज रिड्यूस्ड. फार्मर्स टेंड टू हार्वेस्ट अ वेराइटी ऑफ प्रोड्यूस, सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स एक बारी में वो ले सकते हैं. प्लस टू मीट द वेरियस रिक्वायरमेंट ऑफ अ फैमिली और अ एग्रीकल्चर फार्म. ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट ऑफ कॉम्पोनेंट क्रॉप्स,
द यील्ड ऑफ बोथ क्रॉप्स इज इंक्रीज्ड लाइक wheat and gram. अब दोनों में क्या है, दोनों में क्या चीजें चल रही हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट है, एक का ज्यादा एक का कम, तो वो क्या करेगा, दोनों को बेनिफिट देगा, दोनों की ग्रोथ ज्यादा होगी, दोनों की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी. फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज इंप्रूव्ड बाय ग्रोइंग टू क्रॉप्स साइमल्टेनियसली. अब एक न्यूट्रिएंट्स डाल रही है, एक ले रही है, तो सॉइल भी कभी भी आपकी खराब नहीं होगी, हमेशा जो है वो फील्ड उपजाऊ रहेगी, उसमें फर्टिलिटी बनी रहेगी. चांसेस ऑफ पेस्ट इन्फेस्टेशन आर ग्रेटली रिड्यूस्ड. कीड़ा लगने के चांसेस भी कम से कम हो जाते हैं. इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग. आगे चलते हैं. इंटरक्रॉपिंग. इंटरक्रॉपिंग इज व्हाट, मिक्स्ड क्रॉपिंग तो रैंडम था, लेकिन इंटरक्रॉपिंग में चीजें फिक्स है. हमने कैसे कैसे मेन क्रॉप को और उसके साथ जो एडिशनल क्रॉप है उसको हमने किस सीक्वेंस में या किस रेशियो में ग्रो करना है, देख लेते हैं. इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 or more क्रॉप्स simultaneously in a same field in definite row pattern with the objective of increasing productivity per unit area. मोटिव एक ही है, प्रोडक्टिविटी बढ़े, नुकसान कम हो. इन दोनों चीजों को ध्यान रखते हुए क्रॉपिंग पैटर्न्स हमारे हैं. तो इंटरक्रॉपिंग में भी वही है. द प्रैक्टिस ऑफ intercropping is adopted by small farmers and those with limited access to irrigation. Intercropping is an improved version of mixed cropping. उसमें चीजें रैंडम थी, सीड्स डाल दिए, लेकिन यहाँ पे चीजें फिक्स्ड है. मेन क्रॉप, फिर 2 लाइन के बाद फिर मेन क्रॉप, या एक मेन क्रॉप एक एडिशनल क्रॉप, एक मेन क्रॉप एक एडिशनल क्रॉप. वो डिपेंड करेगा हमने क्रॉप्स कौन सी लेनी है, प्लस कौन सा रेशियो उसके साथ फॉलो करना है. All the crop combination in mixed cropping can also be practiced in intercropping, but row patterns are definite. 1:1 रहेगा, 1:2 रहेगा, या 1:3 रहेगा. एडवांटेजेस ऑफ इंटरक्रॉपिंग. अब इंटरक्रॉपिंग जो है वो एक इंप्रूव्ड वर्जन था हमारी मिक्स्ड क्रॉपिंग का. इसमें चीजें बिल्कुल क्लियर थी, रेशियो क्लियर था कि कौन सी लाइन मेन क्रॉप की होगी और कौन सी लाइन एडिटिव क्रॉप की होगी, तो उससे कंपटीशन भी कम था, प्लस मार्केट में सेल आउट हम अच्छे से चीजों को कर सकते थे. तो एडवांटेजेस हम इसकी देख लेते हैं. इट मेक्स बेटर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक सनलाइट, लैंड एंड वाटर. सॉइल इरोजन इज अरेस्टेड, कम था. नेक्स्ट, दे प्रोड्यूस, the produce of each crop can be marketed and consumed separately. अब मिक्स क्रॉपिंग में चीजें रैंडम थी, लेकिन इंटर क्रॉपिंग में हमें क्लैरिटी थी कि हाँ कौन सी लाइन कौन सी क्रॉप की है, तो उसको मार्केट करना प्लस सेल आउट करना थोड़ा सा इजी हो गया था. लास्ट आ जाते हैं हम क्रॉप रोटेशन के ऊपर. क्रॉप रोटेशन हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप को लगाना इज क्रॉप रोटेशन. अब क्रॉप रोटेशन में कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि लैंड की फर्टिलिटी कभी खत्म नहीं होती है. सपोज हमने लेग्यूमिनस क्रॉप लगाया, लेग्यूमिनस क्रॉप लगाने के बाद उस क्रॉप ने सॉइल में नाइट्रोजन ऑलरेडी ऐड कर दिया, तो नेक्स्ट क्रॉप जो लगेगा उसको बेनिफिट मिलेगा बिकॉज सॉइल इज ऑलरेडी एनरिच्ड विद नाइट्रोजन. तो देख लेते हैं. इट इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन अ प्री प्लान्ड सक्सेशन. पहले से ही हमने प्लान किया हुआ है कि नेक्स्ट क्रॉप कौन सी लगनी है. सिलेक्शन करते हुए कुछ चीजों को हमें ध्यान में रखना है. अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर, रेन या इरिगेशन के थ्रू. न्यूट्रिएंट सॉइल में कितने हैं. अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ह्यूमन पावर और मशीन पावर. ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप प्लस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटी. इन चीजों को ध्यान में रखना है हमें क्रॉप रोटेशन के लिए क्रॉप्स को सेलेक्ट करते हुए. इसके एडवांटेजेस क्या हैं वो भी हम अब देख लेते हैं. पहला, पेस्ट कंट्रोल एंड वीड कंट्रोल, बिकॉज पैथोजन जरूरी नहीं है एक पैथोजन 2 क्रॉप्स पे फीड करेगा, एक पे करेगा दूसरे पे शायद वो ना करे, तो ये क्रॉप रोटेशन का बेनिफिट था. सेकंड, फर्टिलाइजर्स की नीड, हमें पता है, हमने एग्जांपल देख लिया. नाइट्रोजन अगर हम लेग्यूमिनस क्रॉप लगाते हैं तो वो ऑलरेडी सॉइल के अंदर नाइट्रोजन को ऐड कर देगा. नेक्स्ट, सेवरल क्रॉप्स में बी ग्रोन इन सक्सेशन with only one soil preparation. एक बार soil prepare हुई और ज्यादा बार हम उस field को use कर सकते हैं. And last, by alternating between deep and shallow rooted crops, soil may be utilized more completely. एक बार हमने क्या किया, गहरी जिसकी roots है वो crop लगाई,
उसके बाद कम गहरी क्रॉप लगाई, तो उससे क्या है, सॉइल को हम पूरा अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहां तक हमने इरिगेशन कंप्लीट किया, प्लस साथ ही साथ हम लोगों ने अपने क्रॉपिंग पैटर्न को कंप्लीट कर लिया, जिसके अंदर हमने इंटरक्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन पढ़ लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे चैप्टर का, उसमें हमने स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स को पढ़ना है। जैसे कि हमें पता है हमने क्रॉप्स ग्रो कर ली, फर्टिलाइजर्स डाल दिए, अब कट करने के बाद स्टोरेज भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स को करेंगे, फिर उसके बाद जो सीरीज शुरू होगी उसमें हम एनिमल हस्बेंड्री को कवर करेंगे। इसके साथ 9 सीबीएसई का पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।